सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सबकी जीत होगी, सबको मिलेगी उनकी मंजिल, ऐसा मेरा पक्का यकीन है। नवनिर्माण एकेडमी में मित्रों मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दिनेश गौतम। संविधान की क्लास में हम लोग कर रहे हैं संसदीय प्रक्रियाएं। अब तक 5 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं संसदीय प्रक्रिया की 6ठी क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी विधेयक को संसद में किस प्रकार लाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, उसको किस किस तरीके से कौन कौन से सदन में पास किया जाता है और उसके चरण कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप लेकर बैठ जाइए कॉपी और पेन, और जब तक वीडियो खत्म ना हो आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है और हर चीज को नोट करना है। इसके माध्यम से आपके छोटे छोटे सारे प्रश्न करेक्ट होंगे। देखिए, विधेयक, सबसे पहले विधेयक, दूसरी बात विधेयक के प्रकार कितने होते हैं, फिर साधारण विधेयक को पास करने की प्रक्रिया क्या है, फिर प्रथम वाचन क्या है, दूसरा वाचन क्या है, तीसरा वाचन क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति अंतिम में किस प्रकार से मिलती है। इन सारे विषयों पर, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए विधेयक क्या होता है। देखिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए जो सबसे पहला कच्चा मसौदा प्रारूप लाया जाता है उसको विधेयक कहते हैं। तो आप लिख लेना कि जो कच्चा प्रारूप होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है कानून की, जिसको संसद में पेश किया जाता है, उसको कहते हैं विधेयक। क्योंकि संसद का काम, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है विधि बनाना, अर्थात कानून बनाना। तो विधि संसद किस प्रकार से बनाती है, उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कानून कैसे बनाती है सरकार, उन्हीं बातों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मित्रों, जो विधेयक होता है, किसी भी विधेयक को कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। विधेयक कानूनी शक्ति प्राप्त होती है कानून को, और कानून तब बनता है कोई भी विधेयक जब वह दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। तो हमने बताया विधेयक क्या होता है। अब हम बात करते हैं विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से हम लोग बात अपनी शुरू करते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयकों के प्रकार में सबसे पहले है विधेयक पेश करने वाले के आधार पर विधेयक 2 प्रकार का होता है। विधेयक 2 प्रकार का होता है। जो व्यक्ति विधेयक को पेश करता है उसके आधार पर, जो पेश करता है उसके आधार पर विधेयक 2 प्रकार का होता है। देखिए, कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं विधेयक के, कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं विधेयक के। देखिए, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। तो हम बात करते हैं सरकारी विधेयक कौन सा होता है, जिस विधेयक को कोई मंत्री पेश करता है, जिसे कोई मंत्री पेश करता है, ऐसा विधेयक जिसे कोई मंत्री पेश करता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक वह होता है जिसे कोई ऐसा व्यक्ति पेश करता है जो संसद का सदस्य हो लेकिन मंत्री ना हो। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, मंत्री के सिवाय कोई और व्यक्ति जिसे पेश करे तो वह संसद का सदस्य होता है लेकिन मंत्री नहीं हो सकता। और तो इस प्रकार से विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। इसे मिटा देते हैं। तो विधेयक के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। एक कच्चा मसौदा जो बाद में संसद से पास होने के बाद एक कच्चा मसौदा, या आप कह लीजिए कच्चा कानूनी प्रस्ताव, कानून का जो प्रस्ताव होता है वो विधेयक होता है। पेश करने वाले के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं संसद में पास होने के आधार पर, संसद में पास होने के आधार पर
याद रखना है, संसद में पास होने के आधार पर विधेयक 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं विधेयक के? देखिए, पहला प्रकार होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। दूसरा प्रकार होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। तीसरा प्रकार होता है धन विधेयक। धन विधेयक। और चौथा प्रकार होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो आप लोगों ने यदि वीडियोस पहले देख रखी हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मुझे फौरन वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है और संविधान संशोधन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है। पॉज करिए और लिखकर बताइए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। भी इंटरेक्टिव मित्रों, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देता रहता हूं, जैसे क्लास में, जैसे अभी मैंने कहा धन विधेयक, वित्त विधेयक। जो भी छात्र और छात्राएं ऐसे प्रश्नों के जवाब देते हैं, चाहे तो वो कॉपी से लिख कर देख के देखें या वो गूगल करके जवाब दें, ऐसे लोगों का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ता है अन्य लोगों की तुलना में। उन्हें जानकारियाँ तेजी से होती हैं, उनके कॉन्फिडेंस बड़े होते हैं, उनकी जो मेंटल पावर होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो मैं चाहता हूँ आप भी इन प्रश्नों का जवाब दें और फिर देखते हैं वो सही होगा या गलत होगा। इससे मुझे और पता चल जाती है कि कौन बच्चा जवाब दे रहा है, कौन ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहा है। चलिए बात करते हैं। तो अब हमारी जो पहली बात है, हेडिंग में आ गए हैं हम लोग, साधारण विधेयक कैसे पास होता है, अन्य विधेयकों की हम लोग बात करेंगे। तो हम प्रक्रिया बता रहे हैं कि संसद में साधारण विधेयक कैसे पास किया जाता है। देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, आप लिख सकते हैं। जब कानून बनाया जाता है तो संसद के 3 अंग, जो कि राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, दोबारा से बताता हूँ, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। कानून बनाने में संसद के तीनों अंग समान रूप से भाग लेते हैं। जब कोई साधारण विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो साधारण विधेयक को चाहे तो लोकसभा में पेश कर सकते हैं पहले, चाहे राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो संसद से या सदन से पास होने की जो प्रक्रिया होती है वह समान होती है और उन प्रक्रियाओं को कहते हैं वाचन। तो याद रखना है, जब कोई साधारण विधेयक किसी संसद से पास होता है तो वह 3 वाचनों से होकर गुजरता है। तो आप समझ लीजिएगा, 3 वाचन, जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है उनको कहते हैं वाचन, और वाचन होते हैं 3 वाचन होते हैं किसी भी विधेयक को पास करने के लिए। और ये 3 वाचन कौन कौन से होते हैं, ये 3 वाचन कौन कौन से होते हैं, छोटी जानकारी फिर हम बड़ी जानकारी करेंगे। तो पहला तो होता है प्रथम वाचन, फिर होता है दूसरा वाचन या द्वितीय वाचन, लिख लीजिए आप, द्वितीय वाचन, और फिर होता है तृतीय वाचन। अगर मोटे तौर पे मैं कहूं कि प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन में होता है विधेयक पेश होना। किसी भी सदन में विधेयक का पेश किया जाना प्रथम वाचन कहलाता है। जो दूसरा वाचन होता है यह होता है विधेयक पर विस्तृत चर्चा एवं वाद विवाद होता है। इसमें इसको छोटी छोटी हर बात को पे डिस्कशन किया जाता है और तब इसे पास किया जाता है। तीसरा वाचन होता है, तीसरे वाचन में होता है सामान्य चर्चा, तीसरे वाचन में होती है सामान्य चर्चा। और क्या होता है, कोई संशोधन किया जा सकता है, संशोधन पर बात की जा सकती है। भाषागत संशोधन, भाषा का संशोधन, वो भी याद रखना है, भाषागत कोई कमी हो, तथा पास किया जाना, तथा और इसे पास किया जाना, ये इसके अंग हैं, तीसरे वाचन के अंग हैं। तो और आप ये भी जान सकते हैं कि जो दूसरा वाचन है ये सबसे महत्वपूर्ण वाचन माना जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण वाचन ये है, सबसे महत्वपूर्ण वाचन है दूसरा वाचन। याद रखना है, दूसरे वाचन को सबसे महत्वपूर्ण वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन का तात्पर्य है केवल पेश करना, दूसरे वाचन का मतलब है
कि बिंदुवार डिस्कशन होता है दूसरे वाचन में और तीसरे वाचन में इस पे सामान्य चर्चा होती है, मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा होती है केवल, और संशोधन किया जा सकता है भाषागत वो भी, और फिर इसे पास कर दिया जाता है। और इन तीनों विधेयकों के तीनों वाचनों के बाद जब एक ही सदन में तीनों वाचन होते हैं, जब इसे पास कर दिया जाता है तो तब दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में जाने पर फिर से 3 वाचन होते हैं। तो याद रखना है, पहले सदन में 3 वाचन होते हैं, दूसरे सदन में भी 3 वाचन होते हैं। समान विधि से दोनों सदनों में अलग अलग इसे पास कराया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या है प्रथम वाचन। देखिए, वैसे तो सामान्यतः मैंने बता दिया है कि प्रथम वाचन क्या है। देखो गौर से, प्रथम वाचन हम बात कर रहे हैं किसी भी विधेयक का प्रथम वाचन। तो प्रथम वाचन का क्या मतलब होता है? प्रथम वाचन का मतलब होता है चाहे तो विधेयक सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। याद रखना है, हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, तो चाहे तो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। तो जो गैर सरकारी विधेयक है तो वह सदस्य 1 महीना पहले सदन के अध्यक्ष को ये बताता है कि हम एक विधेयक लाने वाले हैं। सरकारी सदस्य 7 दिन पहले इस बात की सूचना देता है कि हम एक विधेयक लाने वाले हैं, और फिर वह विधेयक पटल पर रख दिया जाता है। जब विधेयक को पटल पर रख दिया जाता है तो जो पेश करता है चाहे तो उस पर वो भाषण दे सकता है, और यदि आवश्यक समझा जाए तो विपक्षी दल के सभी नेता उस विधेयक पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई बहस का मुद्दा नहीं होता है। तो प्रथम वाचन में क्या होता है? पहली बात, पेश किया जाना, पेश किया जाता है, याद रखना है, जो पेश किया जाता है, ओके। और दूसरी बात और कोई समझनी नहीं है, जो सदस्य पेश कर रहा है वह चाहे तो इस पर कोई भाषण दे सकता है चाहे तो ना दे, और विपक्षी लोग चाहें तो इस पर कोई भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं प्रस्तुतकर्ता से जिसने इसे पेश किया है। तो यहाँ पर जब ये बात हो जाती है तो इस पर वोटिंग करा ली जाती है, और वोटिंग कराने के बाद प्रथम वाचन कंप्लीट मान लिया जाता है। जब प्रथम वाचन कंप्लीट मान लिया जाता है तो प्रथम वाचन के बाद विधेयक को गजट में पास करवा दिया जाता है, गजट में प्रकाशित करवा दिया जाता है, तथा विधेयक की फोटो स्टेट अर्थात हार्ड कॉपी समझ सकते हैं आप, जिस पर कॉपियों पर लिखा होता है, सभी सदस्यों को वो कॉपियां पहुंचा दी जाती हैं, ताकि सदन के सभी सदस्य उसमें दी गई सारी बातों को पढ़ सकें और दूसरे सदन के विषय में दूसरे वाचन के विषय में अपनी तैयारी कर सकें। तो हमने बताया 3 वाचन किए जाते हैं, प्रथम वाचन और दूसरा वाचन। प्रथम वाचन के बाद इसकी कॉपियां सदस्यों को बांट दी जाती हैं ताकि अगले वाचन की तैयारी कर सकें। तो अब होगा दूसरा वाचन। यहाँ से देखते हैं दूसरा वाचन, अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाचन हम लोग देखते हैं। तो इसे बहुत गौर से समझना है दूसरे वाचन में क्या होता है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसी विधेयक को पास करने का। तो दूसरे वाचन में किसे पहले सभी सदस्यों के पास विधेयक की कॉपियां पहुंच चुकी होती हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य बिंदु होते हैं उन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। तो दूसरा जो वाचन है ये सबसे महत्वपूर्ण वाचन है, और इसी वाचन में कुछ कदम उठाए जाते हैं। कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं? देखिए, पहला कदम ये उठाया जाता है, इसी वाचन में पहला कदम ये उठाया जाता है कि यहाँ पर खूब वाद विवाद होता है, वाद विवाद होता है। दूसरी बात, यहाँ पर खूब चर्चा होती है, इस बिंदु को लेकर खूब चर्चा होती है सदस्यों में, और बिंदुवार डिस्कशन होता है, बिंदुवार डिस्कशन होता है। और हर बिंदु को हर बात पर को अपनाया और बाहर निकाला जाता है। हर बिंदु पर वोटिंग की जा सकती है, उसको स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। हर बिंदु को स्वीकार एवं अस्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है। ये सारे कदम हैं, मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण वाचन है, कदम है किसी भी विधेयक को पास करने के लिए।
यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से दूसरे वाचन में क्या होता है, दूसरे वाचन में यदि दो बातें होती हैं कि विधेयक पर दो बातें हैं कि यदि विधेयक जो है, यदि विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है तो उसे तुरंत दूसरे वाचन के लिए रख दिया जाता है, या विवाद रहित है। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण हो, यदि बहुत महत्वपूर्ण है, या वाद विवाद रहित है, वाद विवाद रहित है, तो इसे तुरंत जो है चर्चा के लिए दूसरे वाचन के लिए रख दिया जाता है और इसे पास करा दिया जाता है। और यदि इससे किसी भिन्न प्रकार का है जिस पर बहुत अधिक वाद विवाद हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसकी फिर दो अवस्थाएं होती हैं। दूसरे वाचन की दो अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था तो होती है समिति अवस्था, और दूसरी होती है प्रतिवेदन अवस्था। याद रखना है, मैंने दोबारा से रिपीट कर दूंगा कि यदि कोई वाद विवाद नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है तो उसे तुरंत दूसरे वाचन के लिए रख दिया जाता है तथा उस पर वोटिंग करा के उसे पास करा दिया जाता है। लेकिन यदि इस पर कोई वाद विवाद है तो पहले होती है समिति अवस्था। विधेयक को किसी समिति को दे दिया जाता है। कौन सी समिति को दिया जाता है? उन समिति को कहते हैं प्रवर समिति। आपको याद आ रहा होगा कि प्रवर समिति कौन सी होती है। एक तो होती है स्थायी समिति, दूसरी होती है एड हॉक समिति। जो एड हॉक समितियां होती हैं उन्हीं में होती है प्रवर समिति। प्रवर समिति वह समिति होती है जिसको एक सदन किसी विधेयक को विचार के लिए दे देता है, या फिर प्रवर समिति। और यहाँ पर प्रतिवेदन अवस्था कौन सी होती है? तो समिति को दे देता है, और ये समिति उस विधेयक पर विचार करती है। इसमें कई सारे सदस्य होते हैं, वह व्यक्ति भी इसका सदस्य होता है जिसने विधेयक को प्रस्तुत किया है। ये प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति भी कह सकते हैं इसे। तो ये समिति विद्वानों से इस पर राय भी ले सकती है। ये समिति अगर चाहे तो उसमें कुछ संशोधन पेश कर सकती है, कुछ सिफारिश पेश कर सकती है, क्योंकि इस पर वाद विवाद हुआ था। तो यहाँ से संशोधन के बाद या फिर वाद विवाद के बाद वह विधेयक प्रतिवेदन अवस्था में आ जाता है। प्रतिवेदन अवस्था का तात्पर्य होता है कि जो समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट की कॉपी बना के सभी सदस्यों को सौंप दी जाती है, और फिर सभी सदस्यों से कहा जाता है कि आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जितने भी प्रकार के सिफारिशें इस समिति ने उस विधेयक पर की हैं, उनमें उन सारी सिफारिशों पर यहाँ पर एक एक बिंदु को लेकर उसे स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। यहाँ पर सदस्य इस विधेयक पर अपने कुछ संशोधन भी पेश कर सकते हैं। अब जो भी करें, एक संपूर्ण चर्चा आप देख रहे होंगे दूसरे वाचन में होती है, और हर बिंदु को स्वीकार अस्वीकार किया जाता है, मत डाले जाते हैं, और जब सबकी सहमति बन जाती है तब यहाँ से इसको पास मान लिया जाता है और दूसरा वाचन पूरा हो जाता है। अब आपको लग गया होगा कि दूसरा वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यही है। आप माइंडफुली नोट्स बना लेना मित्रों और समझ लेना। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया, मोटा मोटा आप समझ सकते हैं वहाँ से। अब बात करते हैं तीसरा वाचन। तीसरा वाचन याद रखना है, तीसरा वाचन अंतिम अवस्था है। इस पर क्या होता है? केवल मूल सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा, मूल्य सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा होती है और फिर इस पर वोटिंग करा देते हैं। वोटिंग के बाद जब ये पास हो जाता है तो अब इसको उस प्रथम सदन से पास मान लिया जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। किसी भी एक सदन में सामान्य विधेयक को पेश किया जाता है। एक सदन में पास करने के लिए
3 वाचन होते हैं। जब एक सदन से 3 वाचन के बाद विधेयक पास हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में जाता है। और दूसरे सदन में पास होने की अगर हम बात करें, दूसरे सदन में विधेयक, दूसरे सदन में विधेयक, तो यहां पर आपको समझ लेना है और लिख लेना है। जिस प्रकार प्रथम सदन से विधेयक पास होता है, समान तरीके से समान वाचनों के माध्यम से प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के माध्यम से दूसरे सदन में विधेयक को पास किया जाता है। तब प्रथम सदन से भी पास हो जाता है और फिर द्वितीय सदन से भी पास हो जाता है। जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को भेजा जाता है। अब यहां पर यह बात आती है कि यदि दोनों सदनों में कोई वाद विवाद है तो फिर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो हम लोग बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अवस्था, संयुक्त अधिवेशन की अवस्था, संयुक्त अधिवेशन। तो यदि आप नए हैं तो जाकर हमारे वीडियोस में वॉच लिस्ट में संयुक्त अधिवेशन की एक वीडियो पड़ी हुई है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, वहां पे संयुक्त अधिवेशन की बात होगी। यहां पर मैं शॉर्ट में बता देता हूं। संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल 3 अवस्थाओं में हो सकता है। ये 3 बातें हैं, 3 बातें हैं क्यों होता है संसद का संयुक्त अधिवेशन, आपको याद रखना है। पहली बात यह है कि यदि प्रथम सदन विधेयक को पास कर देता है तथा दूसरा सदन उससे सहमत नहीं है, उसकी बातों से सहमत नहीं है, तो संयुक्त अधिवेशन होगा। दूसरी बात यदि प्रथम सदन पास कर देता है और दूसरा सदन ऐसे संशोधन पेश करता है कि जिनसे पहला सदन सहमत नहीं है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा। तीसरी बात है यदि दूसरा सदन 6 माह तक कोई जवाब न दे तो संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। तो पहली बात थी, पहला अगर पास कर दे, मैं लिख देता हूं, पहला अगर पास कर दे, और दूसरा यदि इससे सहमत ना हो, इसे पास ना करे, दूसरा यदि सहमत ना हो, दूसरा इससे असहमत है, दूसरा असहमत है, तो संयुक्त अधिवेशन होगा। यहां पे हम लोग बात कर देते हैं कि दूसरा ऐसे संशोधन देता है, संशोधन की राय देता है जिससे प्रथम सदन सहमत नहीं है, प्रथम सदन सहमत नहीं है तो भी संयुक्त अधिवेशन होगा। अब इसे मिटा देते हैं। तो हमने बता दी अवस्थाएं क्यों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है संसद का। अब हम लोग बताते हैं कि संयुक्त अधिवेशन में होता क्या है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को? राष्ट्रपति बुलाते हैं, सब राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पर पास कैसे होता है? पास होता है साधारण बहुमत से, याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन में साधारण बहुमत से पास होता है, साधारण बहुमत से पास होता है, ठीक है। और जब साधारण बहुमत से यदि पास हो जाता है तो अब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब इसकी अंतिम अवस्था है कि जब संयुक्त अधिवेशन से भी पास हो गया, अब हो गया राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब इसे राष्ट्रपति के पास विधेयक, राष्ट्रपति के पास विधेयक, याद रखना है। जब यह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति
वे स्वीकृति दे दें। क्या दे दें? वे स्वीकृति दे दें। दूसरी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास, स्वीकृति ना दें। स्वीकृति देने से मना कर दें, स्वीकृति देने से मना कर दें। तीसरी बात है कोई जवाब ना दें। राष्ट्रपति यदि कोई जवाब ना दें तो ये बात हो जाएगी, कोई जवाब ना दें। तो स्वीकृति दे देंगे तो कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो कानून बन जाएगा। दूसरी बात है स्वीकृति ना दें, स्वीकृति ना दें। और तीसरी बात है यदि राष्ट्रपति इस पर कोई भी और किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देते हैं, तो जब राष्ट्रपति इसे वापस भेज देते हैं, याद रखना कोई जवाब ना दें, या ये है जब वापस भेज दें, जब वापस भेज दें, तो जब वापस भेज देते हैं तो समझ लेना यहाँ पर विधेयक समाप्त हो जाता है, तो विधेयक समाप्त मान लिया जाता है। जब राष्ट्रपति कोई जवाब नहीं देते हैं तो इसे कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब आपको एक बात और याद रखनी है, राष्ट्रपति ने, और ये कौन सी वीटो होती है राष्ट्रपति की, इसे कहते हैं राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग राजीव गांधी की सरकार में एक बार 1986 में किया था, याद रखना है 1986 में राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिसमें भारतीय डाक विधेयक जब पास किया जा रहा था, उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे, ये और याद रखना है, राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार वीटो पावर अर्थात पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो अब आप समझ गए होंगे मित्रों, राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक चला जाता है और राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है और कानून बन जाता है। ये क्लास आज की पूरी हुई। उम्मीद है हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही होंगी। आप अपना पेन पेंसिल लेकर, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और सारी चीज़ें माइन्यूटली लिखे रहे होंगे। मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हमारी क्लासेस से सारे के सारे वनडे एग्जाम के क्वेश्चन फंसेंगे। आपको केवल मेहनत करनी है, लिखना है और याद करनी है। ये सारी क्लासेस हमारी तरफ से फ्री हैं और आप हमारे लिए एक फेवर कर सकते हैं कि अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को हमारी वीडियोस को भेजें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को हमारे तक जोड़ने के लिए मदद करें। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अंतिम बात, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।